हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, जो प्रश्न है इकोनॉमी सब्जेक्ट से संबंधित है। तो प्रश्न किसी भी सब्जेक्ट का हो, जो उद्देश्य है वो हमारा ये होना चाहिए कि प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर के कौन कौन से पक्ष बन सकते हैं, इस पर हमें काम करना है। तो अभी आप सबसे पहले ये जो वीडियो है स्टॉप करिए और प्रश्न को पढ़िए और कौन कौन से पक्ष शामिल होंगे पहले आप खुद से सोचिए और कहीं लिख लीजिए। सिर्फ ये लिखिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, थर्ड में क्या लिखना है। ऐसा कुछ आप पहले सोचिए और लिखिए, फिर इसके बाद वीडियो देखिए। अब चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, वर्तमान में बेरोजगारी भारत की एक गंभीर समस्या है, इसके क्या कारण है? स्किल इंडिया मिशन इस समस्या के समाधान में कितना कारगर है? प्रश्न पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि हम सबसे पहले बेरोजगारी को समझा देते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में कि बेरोजगारी होती क्या है और वर्तमान में कितनी बेरोजगारी है, कुछ ऐसे आंकड़े दे करके भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जो ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में बेरोजगारी भारत की एक गंभीर समस्या है। तो एक गंभीर समस्या कैसे है, इसे आपको सेकंड पैराग्राफ में बताना होगा। कई अभ्यर्थी जो हैं ये एक गंभीर समस्या है इसको बताना भूल जाते हैं। तो आपको एक गंभीर समस्या कैसे है ये बताना होगा। अभी मैं बताऊंगा कि एक गंभीर समस्या कैसे है, तो लेकिन आपको सेकंड पैराग्राफ में एक गंभीर समस्या कैसे है ये बताना है। फिर इसके बाद इसके क्या कारण है, थर्ड पैराग्राफ में कारणों की चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद स्किल इंडिया मिशन की बात करेंगे और स्किल इंडिया मिशन जो है इस समस्या के समाधान में कितना कारगर है। स्किल इंडिया मिशन के उन प्रावधानों को बताएंगे जो बेरोजगारी को कहीं ना कहीं, बेरोजगारी का उन्मूलन करने में वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हैं। तो स्किल इंडिया मिशन के प्रावधान बताएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें लिखा हुआ कितना कारगर है, इसका मतलब स्किल इंडिया मिशन में भी कुछ कमियां हैं। कितना लग गया ना, तो आप ये देखिए इसी तरह से तो पक्ष सोचा जाता है। तो कितना कारगर है, कुछ कमियां हैं उसको बताएंगे। फिर इसके बाद एक सुझावात्मक निष्कर्ष लिखेंगे। कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि फर्स्ट पैराग्राफ में बेरोजगारी को समझाना है कुछ आंकड़ों के साथ। सेकेंड पैराग्राफ में एक गंभीर समस्या कैसे है इसे बताना है। और थर्ड पैराग्राफ में कारण बताने हैं। फिर स्किल इंडिया मिशन के उन प्रावधानों पर चर्चा करना है जो बेरोजगारी को कहीं ना कहीं खत्म करते हैं। फिर इसके बाद स्किल इंडिया मिशन के कुछ सीमाएं या उनकी कुछ आलोचना करेंगे। फिर इसके बाद एक सुझावात्मक निष्कर्ष लिखेंगे। तो उत्तर को पढ़ते हैं। जो पहले उत्तर है इसको पढ़ते, फिर इसके बाद जो मैंने सजेस्ट किया है उसको भी देखेंगे और समझेंगे। तो बच्चे ने जो यहाँ पर भूमिका बनाई है वो ये है कि किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद उसे रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ऐसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं या बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, बेरोजगारी की परिभाषा दे दी गई, लेकिन कुछ आंकड़े भी आप दे दीजिए ना, तब आपकी भूमिका प्रभावी बन जाएगी। जैसे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार जून 2023 में बेरोजगारी दर 8.45% रही। तो कुछ इस तरह से आप आंकड़े देकर भूमिका को और प्रभावी बना सकते हैं। फिर इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर बेरोजगारी के कारण बताना शुरू हो चुका है। तो बेरोजगारी के कारण आपको नहीं बताना है, आपको सेकंड पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि गंभीर समस्या कैसे है, सेकंड पैराग्राफ में बिंदुवार क्रम में समझाएं। जैसे बेरोजगार युवा संगठित अपराधों का मतलब साइबर अपराध, जाली नोटों का वितरण आदि में हिस्सा लेने लगते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही समझिए जब बेरोजगारी होगी तो इस तरह की गंभीर समस्या देखने को मिलेगी। तो आपको ये संक्षेप में बताना होगा, जो कि अधिकांश अभ्यर्थी इस चीज़ को छोड़ रहे हैं। तो ये कंटिन्यू राइटिंग प्रैक्टिस से ही हो सकता है। तो आप सेकेंड पैराग्राफ में एक गंभीर समस्या कैसे इसको बताइए। फिर कारण पे आइए ना, समाज में उद्यमिता को सम्मान कम दिया जाता है। मतलब यदि कोई गांव में है या कहीं पर है, कुछ उद्यम शुरू करना चाहता है, कुछ व्यापार शुरू करना चाहता है, तो उसको सम्मान कम दिया जाता है। उसको उसके शुरू करने से पहले ही उसको इतना डिमोटिवेट कर दिया जाता है कि वो करता ही नहीं है। फिर इसके बाद अगला कारण देखें तो सामाजिक कारण, SC ST के से भेदभाव होता है। उच्च वर्ग के जो लोग हैं निम्न कार्य करना पसंद नहीं करते। शैक्षणिक कारण को कारण माना गया है, शैक्षणिक मतलब इतनी अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है, एक ही पॉइंट मान सकते हैं इसको। कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता, जो पढ़ाइयाँ हो गई वो सिर्फ डिग्री लेने तक ही रहें, कि कौशल विकास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। स्टेम में महिलाओं की कम भागीदारी है, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में महिलाओं की कम भागीदारी। उद्यमिता के कौशल का विकास न करना या न होना, बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप आर्थिक समृद्धि का न होना, बुनियादी अवसंरचना की कमी जैसे बैंकिंग, संचार व अन्य सुविधा, इसलिए कुछ गरीब लोग शिक्षा रोजगार की तलाश नहीं कर पाते आदि। ठीक है, अब यहाँ पर कारण को विस्तार से बताया गया, लिखा भी गया है कि इसके क्या कारण है। ठीक है, तो इतना भी विस्तार नहीं देना है, यह मुझे लिखना था। तो कुछ कारण को आप संक्षेप में लिख सकते हैं। ठीक है,
कारण को संक्षिप्त किया जा सकता है। तो संक्षेप में कारण लिखें। अब इसके बाद देखें तो हमने यहाँ पर लिखा है कि और अस्पष्ट एवं ठोस तथ्यों के साथ इस पक्ष को समझाया जा सकता है। जैसे 43% महिलाएं स्टेम में स्नातक हैं, किंतु स्टेम क्षेत्र में नौकरियों के मामले में हिस्सेदारी सिर्फ इनकी 14% है। आपको कुछ ऐसे तथ्य देने होंगे, ऐसे कि नहीं आप कारण बताते चले जा रहे हैं। कुछ एक दो शुरू के 4-5 पॉइंट, जैसे आपको इसके बारे में कुछ तथ्य मालूम है तो जब कारण बताइए तो इनको पहले लिखिए, फिर इसके बाद आप तथ्य दे दीजिए। 4-5 कारणों को तथ्यों के साथ बताइए, फिर इसके बाद आप 5वां 6वां जो बिंदु लिख रहे हैं बिना तथ्य के भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ये लिखने की एक कला होनी चाहिए। मैंने कई अभ्यर्थियों की कॉपियाँ चेक की हैं तो मैंने देखा है कि वो नीचे कोई कारण बता रहे हैं तो यहाँ पर तथ्य दे दिए। जब आप कोई तथ्य दे रहे हैं ना तो उसको आप फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, तो इससे ज़्यादा अच्छा होता है कि एग्जामिनर को भी मालूम पड़ता है कि इसको सब पता था, 4-5 पॉइंट में तथ्य सहित अपनी बातों को रखा है, अभी आगे नहीं रख पाया तो हो सकता है कि समय को भी मैनेज करना था। तो आप कारण बताइए इस तरह से। फिर इसके बाद आप देखिए बेरोजगारी के समाधान में स्किल इंडिया मिशन की भूमिका क्या है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य था 2022 तक 30 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना। यहाँ पर रोजगार लिख दिया गया, जबकि क्या था, कौशल प्रदान करना था। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई, जिसका उद्देश्य युवाओं को 150 से 300 घंटे प्रशिक्षण प्रदान करना था। यदि स्किल इंडिया में ये प्रावधान किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम होगी। तो इस तरह से ये प्रावधान कहीं ना कहीं बेरोजगारी का उन्मूलन करते हैं। तो आप ये लिखेंगे। लेकिन लिखा गया है प्रश्न में कि ये कितना कारगर है, तो ये इसका मतलब ये कुछ न कुछ इसमें कमियां हैं, वो भी बतानी है। तो कमियां हम देखेंगे आगे। हालांकि स्किल इंडिया मिशन की क्रियान्वयन में कई कमियां रहीं, जिस वजह से यह प्रभावपूर्ण तरीके से बेरोजगारी का समाधान नहीं कर पाया। जैसे अब मतलब यहाँ कमियां बताई जाएंगी। आगे के जो बिंदु हैं इसमें कमियां बताई गई हैं। जैसे प्रशिक्षुओं में गुणवत्तापूर्ण कौशल का अभाव रहा, कौशल प्रदान करने वाले संरचनाओं में समस्याएं, जैसे अवसंरचनात्मक शिक्षकों में निष्क्रियता, कर्तव्यों का निर्वहन न करना, ऐसी समस्याएं देखी गई। बेरोजगारों में कौशल विकास योजनाओं के संबंध में जागरूकता का अभाव। फिर चौथा पॉइंट लिखा गया, कौशल विकास का प्रशिक्षण लेने वालों में से 15% को ही रोजगार मिला। ये कमियां थोड़ी ना है, ये कहीं ना कहीं आप ये बता रहे हैं कि कमियां तो आप ये लिख रहे हैं। अब आप मैंने यहाँ पर ले जा कर के यहाँ पर हिंट किया है कि हालांकि स्किल इंडिया मिशन के क्रियान्वयन में कई कमियां रहीं, जिसकी वजह से यह प्रभावपूर्ण तरीके से बेरोजगारी का समाधान नहीं कर पाया। प्रभावपूर्ण तरीके, तो यहाँ आप ब्रैकेट में इस पॉइंट को जोड़ सकते हैं। आप एक बार खुद से सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। तो कौशल विकास का प्रशिक्षण लेने वालों में से, मतलब जो प्रशिक्षण लेने वाले थे लोग, उनमें से सिर्फ 15% को ही रोजगार मिला। मतलब अधिकांश प्रतिशत जो जनसंख्या रही प्रशिक्षण लेने के बाद भी बेरोजगार रही। तो प्रभावपूर्ण तरीके वाले यहाँ आप ब्रैकेट में आप इस तथ्य को यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका उत्तर माना जाएगा। तो ये वैसे भी कमियों में शामिल नहीं होगा ये पॉइंट, तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी हम कुछ ऐसे पॉइंट को जो ऐड कर देते हैं जहाँ नहीं ऐड होना चाहिए, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आगे की राह, मतलब निष्कर्ष, इस तरह एक तरह से इसको हम निष्कर्ष मान सकते हैं। आगे की राह, नैक की तर्ज पर प्रशिक्षण संरचनाओं की रैंकिंग को जारी किया जाए, बाजार की मांग के अनुसार कौशल प्रदान किया जाए, मतलब जो डिमांड है मार्केट में उस हिसाब से कौशल दिया जाए, स्किल दिया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाए। कुछ इस तरह से सजेस्ट किए गए हैं सुझाव, जो कि बहुत बढ़िया हैं। तो ये कुछ जो भी कमियां थी मैंने मेंशन की, बताया भी, और उम्मीद है कि आप भी अच्छे से इसको समझे होंगे। तो इस तरह से कुछ फॉर्मेट में आपको उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए।